तो कवि परिचय, तो पहली यूनिट इसमें कौन है, पद्य साहित्य का इतिहास। एक क्वेश्चन आता है 2024 का, अगर पेपर देखेंगे तो छायावाद की विशेषताएं और प्रयोगवाद आए हैं। प्रयोगवाद और छायावाद, ठीक है। और अब दूसरा है, अंदर आ जाओ अंदर। बोल दे अंदर आ जाओ, लेट हो गया क्यों नहीं। और ठीक है, ये दो आए थे गद्य साहित्य के इतिहास में, कहा हो तो दूसरी यूनिट है गद्य साहित्य का इतिहास। वहां में दो भाग हैं। एक कौन है, भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, चार युग जे हैं। और फिर नाटक, कहानी, उपन्यास, आठ विधाएं हैं, इनमें अंतर आए जा। ठीक है, तो अंतर आए थे जैसा, ठीक है। अंतर के अथवा में अंतर आओ तो एक क्वेश्चन गद्य में आओ तो जब ग्रामर बहुत आई थी, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया क्या, कवि परिचय क्या। फिर चौथा क्वेश्चन, लेखक परिचय। माने जी हमने पेपर के हिसाब से यूनिट बनाई है, ना कि तुम्हारे सिलेबस के। माने जो क्वेश्चन आते हैं जिन क्षेत्रों से, वो टॉपिक फिक्स कर दे। जैसे चार टॉपिक कर रहा है तो तुम्हारे कितने क्वेश्चन पक्के हो गए ग्रामर के, चार हो गए। ऐसे निबंध कर ले तीन चार तो निबंध आ जाएगा, पत्र कर। दे चीजें हिंदी में पहले करो जो फिक्स हैं। माने अपन को विश्वास है कि दो तीन कर लें तो आ जाएंगी। और जो वैसी चीजें हैं, लिमिटेड चीजें हम बता रहे। पद दो कद बहुत कर रहे हो, बहुत सारा मटेरियल है, हमने लिमिटेड बताया हुआ है। अब ऐसे हम लेखक परिचय हैं। लेखक परिचय में पहले महादेवी वर्मा है। अच्छा, महादेवी कवि भी है और लेखक भी है। इनने काव्य भी लिखा है और गद्य भी लिखा है। अब है तुम्हारे जो चैप्टर में है वो गद्य की तरफ से है, कई तरफ से है, काव्य की तरफ से नहीं है। तो यहाँ मैंने कवित्री नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, लेखिका कहेंगे, ठीक है। तो महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती है, क्या कही जाती हैं। एक जेओटी बहुत अच्छी है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा। भाई जैसे मीरा ने अपने समय को प्रभावित किया, वैसे इन्होंने भी अपने समय को प्रभावित किया, ठीक है। जैसे आधुनिक युग का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, जैनेन्द्र कुमार को। तो मैं कछु पता नहीं है, और रेटा दे रहा है वैसे ही, ठीक है। तो हमने कही ओटी जहाँ में तो 30 नंबर की आती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। कछु नहीं पता तुम लोगों को, पढ़ते ही नहीं हो। बुक है भाई, जैसे मान लो आप बुक जब तक नहीं पढ़ोगे जीवन में, एक बात बता दें, चाहे जितने अच्छे मास्टर से पढ़ ले, चाहे तुम ट्यूशन लगाए ले, ठीक है, आपको भलो होने नहीं है। भला तभी होता है जब आप किताब पढ़ोगे और नियम से पढ़ोगे। दो पन्ना, कितने पन्ना, दो पन्ना डेली पढ़िए हिंदी की। अब कई लोग का किताब समझ में नहीं आ, अरे यार हिंदी की किताब समझ में नहीं आएगी तो क्या समझ में आएगी, ठीक है। 10 बेर पढ़ो ना एक पैराग्राफ को, समझ में आएगो। नहीं आ तो इनकी गाइडें तो आती हैं, जैसे कालिंदी है, शिवलाल की गाइड, उनके अर्थ तो लिखे ना वहां में, अर्थ पढ़ो। ओटियों का संग्रह लिखा होगा कहीं ना कहीं, कुंजी उंजी में लिखी ना थी भाई, ओटी ओटनी के दो दो पन्ना रोज के पढ़ो। उन गाइड से ओटी लिखो, दो दो पन्ना रोज के, लिखते में याद होएंगी। पहले ही सब ओटी छांट के रख ले अलग से, ठीक है। ओटियों पे काम करना पड़ेगा नहीं। अब 3 ओटी हमने पूछी, एक वो नहीं आई तुम्हें सही से, और तुम सोच रहे हैं नंबर अच्छे आ जाए, कहाँ से अच्छे आ जाएंगे। 30 नंबर तो यही चले जाएंगे तुम्हारे। ओटीएन के क्वेश्चन आंसर सब करे यार, का क्वेश्चन आंसर में 12 क्वेश्चन दे दाए तो फंस जात ग्रामर के। जो क्वेश्चन आंसर तुम करे आए, लेकिन ओटी कहाँ से ले आओगे। हाँ, तो आधुनिक युग का प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। प्रकृति के सुकुमार का भी सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा। चलो, अब बात आते हैं कि इनमें लेखक परिचय छोटा होता है, ठीक है। इसमें 4 हेडिंग बनाई जाती है, कितनी, 3 अंक को होते हैं इसमें। 1 नंबर की रचनाएं होती हैं, और जो और 1 नंबर की भाषा शैली हो, और 1 नंबर में साहित्य को स्थान हो। कभी कभी साहित्य में स्थान नहीं पूछेंगे तो फिर 1 नंबर की भाषा, 1 नंबर की शैली। हमने जो हेडिंग अलग अलग काय करी, कई बार ऐसा होता है
कि ये हेडिंग अलग अलग कर दे, साहित्य में स्थान नहीं पूछा, ये एक एक नंबर की हो जाती हैं। कुल मिलाकर हम 4 हेडिंग तैयार करेंगे। नंबर 1 पे रचना, नंबर 2 पे भाषा अलग रखेंगे, शैली अलग रखेंगे, और साहित्य में स्थान अलग रखेंगे। भाषा शैली को कंबाइन फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्या है, कई लोग अब कथा सी लिखवाते हैं, कवि परिचय लेखक परिचय। कथा से क्या होता है, हम ध्यान ही नहीं देंगे। हेडिंग ज्यादा रखो। हेडिंग ज्यादा होने से क्या है, अगर हम एक हेडिंग में एक एक वाक्य याद रखेंगे तो हमारा कवि लेखक एक तो बड़ा होगा, दूसरा हेडिंग ज्यादा याद रखने से ओटी याद रहती। क्या थी भाई, मान लो किसी लेखक की या किसी कवि की भाषा पूछ रही तो मैं याद तो रहेगी ओटी में। मान लो हमने तुमसे कह दी महादेवी वर्मा की भाषा लिखो, भाषा ओटी में, तो पता तो है संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा है। कैसी है, मेन भाषा का ये मेन पॉइंट है। ये बहुत विद्वान थी, कौन, महादेवी वर्मा, तभी तो काव्य भी लिखा है और गद्य भी लिखा है। बहुत सारी विधाओं पे इनकी लेखनी चली है, लेखनी माने पेंसिल। ठीक है, तो इनकी मेन भाषा कौन है, संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा है, इनकी लिए ओटी याद हो गई है। अब भाषा के अंतर्गत जो भाषा की विशेषता है, और जो भाषा है उनमें अंदर उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। माने जो इन भाषा लिखते समय उर्दू, जैसे अपन लोग बोलते हैं तो अपन हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहां में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। अपन शुद्ध हिंदी कहाँ बोलते हैं, कोई भी विद्यार्थी है शुद्ध हिंदी बोल सकर, शुद्ध हिंदी कठिन हो जाए तो अपन अब बोला तो भाषा तो अपनी हिंदी है अपन लोगन की, लेकिन उसमें हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही इनने लिखते समय, लिखी तो हिंदी है लेकिन उसमें उर्दू और फारसी, उर्दू शब्दों का और फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने जो हिंदी साहित्य लिखा है उसमें किन शब्दों का प्रयोग किया है, उर्दू और फारसी। अच्छा, संस्कृत व बांग्ला के कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। कोमल शब्द माने सॉफ्ट शब्द, मधुर शब्द। एक होत कठोर शब्द है, एक होत कोमल शब्द। माने कोमल शब्द ऐसे होते हैं माने अपनी बात हो कह जाए और बुरा ना लगे लोगन को। और एक होत भला ही कहो बात नॉर्मल और लग जात बुरा। ठीक है, जैसे मान लो कोमल शब्द का काय कितने देख रहे, कहाँ चौंधे आए रहे, चौंधे आए जो कठिन हो जाए। या हम कहा काय हंस रहे, हमने कहा खींचे बाह रही, हमने कही खींचे बाह रही, ये कैसे शब्द है, कठोर शब्द है। हंस रहे कोमल शब्द है। तो ये हिंदी वाली कर रही होते हैं, तो इन्होंने संस्कृत और बांग्ला के कैसे कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, सॉफ्ट शब्द। ठीक है, मुहावरे व लोकोक्तियों का जे जे डायलॉग तो हर जगह चल जाए। कोई भी लेखक आप लिखे जो गप लगा इसका मतलब, जो नीचे वाली गप्पे बोली जाती हैं है, इन पर टीचर ज्यादा ध्यान। टीचर जब भी भाषा आपकी देखेगा तो पहलो वाक्य देखेगा। ठीक है, और तुमने मिला के लिख दी कथा को यार, पढ़ाई को 20 घंटे तक। वो हमने ऐसा नहीं, जो जो चीजें हमने तुम्हें बनाई हैं जो काय के हिसाब से बनाई है, एमपी बोर्ड के जो आदर्श उत्तरार्थ कब मिलते हैं, मास्टर को मिलते हैं कॉपी। चाहे जैसे 2024 का पेपर हुआ तो 2024 के आदर्श उत्तर बनाए जाएंगे। वो आदर्श उत्तर जो टीचर कॉपी चेक करने जाएगा उसे दिए जाते हैं, उसी के बेस पे कॉपी चेक करी जाए। तो उन्होंने भी ऐसे ही लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट। इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट लिखाते हैं, और यही वहाँ उन्हें मिले वो भाई के हिसाब से चेक करेंगे तो नंबर, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये रहेगा। तो हमने की भाषा कैसी है इनकी, संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा है, और इस भाषा में इन्होंने उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग किया है, संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, मुहावरे कहावतों का सटीक प्रयोग किया है। तो ये 3 पॉइंट। और तो कितने भाग होएगा, 4। एक नंबर बहुत है, वो आधे नंबर में आओ तो ज्यादा ही है बहुत। ठीक है, आ जाओ। शैली कौन सी है, अच्छा लेखक परिचय में बस एक चीज कठिन हो, शैली याद रखो। जहाँ में गप नहीं लगाओगे जो होंगी वही लिखेंगे, तो बाकी लाना हमने ट्रिक बनाया था। ठीक, क्या, चित्रा के भाव कैसे हैं, अलंकारिक हैं। चित्रा के भाव कैसे हैं, चित्रा के भाव अलंकारिक हैं। एक भाई 4 वाक्य याद करने से अच्छा एक वाक्य, भाई याद तो तुम्हें करने ही है, मान लो हम ना समझाए तो ये 4 वाक्य नहीं याद करोगे, 4 से अच्छे हैं एक याद कर लो, एक याद जल्दी होगा। अब 4, जैसे मान लो तुम्हें 3 लेखक याद करने हैं, तो 3 डायलॉग भाई, और 3 डायलॉग में तुम्हारा लेखक कंप्लीट है। तो चित्रा के भाव कैसे हैं, तो चित्रात्मक शैली, भावात्मक शैली, अलंकारिक शैली, गए गवेषणात्मक शैली। देखो चित्रा के भाव कैसे हैं, चित्रा के भाव, चित्रा भाव अलंकारिक हो गए हैं। चित्रा के भाव कैसे हो गए हैं, चित्रा एक देवी जी हैं, उनके भाव कैसे हो गए हैं, अलंकारिक। ठीक है, अलंकारिक का मतलब वो सुंदरता और सजाने से, कैसे,
अलंकार पढ़े, अलंकार। अलंकार सुने? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की, जो किसी की शोभा बढ़ा दें, किसी की सुंदरता बढ़ा दें, वहां हम अलंकार का प्रयोग करते हैं या अलंकारिक शैली का प्रयोग करते हैं। चित्रात्मक शैली को मतलब का हो जहाँ चित्र बने, माने किसी लेखक का तो कोई निबंध पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हो उसकी रचना, और तुम्हारे दिमाग में चित्र भर रहे हैं, तो वो शैली कहलाती है चित्रात्मक। समझ रही हो मेरी बात? कभी तुमने किताबें तो क्या तुम लोग साहित्य पढ़ते नहीं? आजकल की जो जनरेशन डैमेज का हो रही, उसका मतलब है अपने विचार और अपना ब्रेन डेवलप कब होता है? ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, बायोलॉजी वाले जानते हैं, कब डेवलप होते हैं? जब आप साहित्य को पढ़ते हो। साहित्य पढ़ने लगो तो ये मान ले तुम्हारे विचार बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, हैं, तुम्हारी कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक कि तुम कहो लिखने लगो। पढ़ोगे तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है आजकल कि लोगों ने सुनना देखना तो ज्यादा कर दिया है, पढ़ना और लिखना कम कर दिया है। ये हम नहीं बता रहे हैं, विश्व के आंकड़े आए हैं। लॉकडाउन के बाद जो जनरेशन आई है, वो देख और सुन ज्यादा रही है, पढ़ और लिख कम रही है। पढ़ने का मतलब बुकों से पढ़ना, मोबाइल से पढ़ना नहीं। मोबाइल के द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान ज्यादातर स्थायी नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। किताब के द्वारा पढ़ा गया ज्ञान ज्यादा स्थायी रहता है, और लिखा हुआ ज्यादा बात याद रहा। तो चित्रात्मक शैली समझ गए, चित्र उभरेंगे। भावना जहां उमड़े, जैसे हम कोई पढ़ें और माँ और बेटे का मार्मिक चित्रण है, बड़ी भावनाएं उमड़ रही हैं, ठीक है। कभी कभी भावनाएं इतनी उमड़ आती है कि आंसू ने करे याद। कभी नाटक अपन देखते हैं या पढ़ते हैं, तो वहां जहाँ भाव जहां उमड़े, तो मानी साहित्य को पढ़ते समय तो समझ जाओ वहां कौन सी शैली प्रयोग करी गई है, भावनात्मक। अलंकारिक शैली तो हमने बताई दी, जहाँ किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो अलंकारिक है। गवेषणात्मक, ठीक है, जे माने की जटिल शैली होती है, ठीक है, इन्हें समझना थोड़ा गूढ़ रहता है, ठीक है, तो उस शैली को अपन क्या कहते हैं? गवेषणात्मक, ठीक है। जैसे सीरीज के फूल में बहुत जटिल लैंग्वेज का उपयोग किया है, वहां में कथा समझ ही में नहीं आएगी, तुम पहली बार पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। गवेषणात्मक शैली, तो ये चार शैली हैं, कितनी हैं? चित्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक और गवेषणात्मक। याद कैसे रखोगे? चित्रा के भाव अलंकारिक हो गए हैं, तो चित्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक और गवेषणात्मक, ये शैली एक नंबर की है। अब साहित्य में स्थान कैसे लिखो जाएगा? रचना। रचना क्या होती है? रचना तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे? ये तीन रचना याद करने, जैसे नीचे की जो चित्र हमने बनाया था, देखो, ये नीरज है, ये यामा गाड़ी है, ये कौन है? दीपशिखा है। तो नीरज की यामा गाड़ी पे को बैठी है? दीपशिखा बैठी है। एक लॉजिक बना रही, नीरज की यामा गाड़ी पे को है? नीरज की यामा गाड़ी पे को है? तो नीरजा, यामा, दीपशिखा, ठीक है, तीन तीन रचना याद हो जाएंगी। अच्छा, ये दो अलग से याद कर ले, ठीक है। महादेवी वर्मा की हैं, तो महादेवी अबला से सबला कब बनी? अबला माने दुर्बल, और सबला माने सबल। स्त्रियां वैसे दुर्बल मानी जाती हैं, लेकिन अगर उन पर विपत्ति आ जाए तो अबला से क्या बन जाती हैं? सबला बन जाती हैं। तो महादेवी पे जब आपदा आ गई, क्या आ गई? आपदा माने मुसीबत, तो अबला से क्या बन गई? सबला बन गई। लॉजिक बना लो, महादेवी पे जब आपदा आई तो अबला से क्या बन गई? तो महादेवी वर्मा की दो रचना याद रहेंगी, अबला, सबला और आपदा। अब वो तो सीधी बात है, किसी भी आपदा आती है तभी वो अबला से क्या बनता है? सबला। तो ये उनकी गद्य की रचना है, और जो नीचे उनकी क्या है? पद्य की रचना है। कोशिश करिए पहले ऊपरी वाली लिखो, क्या है? लेखक पढ़ रहे हो, लेखिका के रूप में है। और जब भी भूल जाओ आपदा और अबला सबला ना याद आए, तो फिर नीचे की लिख सका। जे पद्य की है वो गद्य की है। दो रचनाएं लिखने वहां कितनी? तो महादेवी पे जब आपदा आ गई तो अबला से क्या बन गई? और नीरज की यामा गाड़ी पे को बैठी है? दीपशिखा। तो एक नंबर की रचना, एक नंबर की भाषा, एक नंबर की शैली। साहित्य में स्थान कैसे लिखो जा? साहित्य में स्थान देखो, साहित्य में स्थान लिखा जाता है कि पहले उनकी एक या दो विशेषताएं, एक या ज्यादा विशेषता जहां तो ज्यादा लिख दे, पहले विशेषताएं लिखो और फिर लास्ट में गप लगा दो। गप भाई हमने बताया कि इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है, अतः इनका हिंदी साहित्य में जे जब कछु ना आए तो जो दो डायलॉग चिपकाए दे, चाहे कवि हो चाहे लेखक हो। मैं इसलिए साहित्य भाषा कम पड़ रही तो ये दो लाइनें चिपकाए सकत काय में साहित्य के स्थान में, चाहे वो कवि हो चाहे वो लेखक हो, क्लियर है। लेकिन उनकी जैसे एक दो विशेषता है।
हम कहा किताब पढ़ने से क्या होगा, किताब पढ़ोगे तो एक दो विशेषता उनकी वैसे ही याद रहेगी। अब जैसे हम नहीं जानते आधुनिक युग की मीरा है, हम ये भी जानते हैं छायावाद की प्रमुख स्तंभ में कौन, महादेवी। तो देखो छायावाद के प्रमुख स्तंभ, भाई स्थान इनका कहाँ है, छायावाद में। भाई हम स्थानीय तो बता रहे हैं भाई, 6 युग हैं, कितने हैं, छायावाद के प्रमुख स्तंभ में आधुनिक युग की मीरा है, और पद और गद्य में समान अधिकार रखने वाली। पद है, और अब ये 3 विशेषता कोई कठिन है। नंबर 1 छायावाद के प्रमुख स्तंभ, आधुनिक युग की मीरा, और पद और गद्य में समान अधिकार रखने वाली। तो ये तो मेन पॉइंट हो गए। महादेवी वर्मा ने जिगप्पे हो गई, आएगी भाई बात। महादेवी वर्मा ने महादेवी वर्मा अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। साहित्य के आकाश में, साहित्य के आकाश में ध्रुव तारे के समान सदैव चमकती रहेंगी। ले थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार को प्रयोग कर दो, हमने नहीं कर दो भाई, यहाँ जी हमने ने और बढ़ा दी। काय के साहित्य देखो, महादेवी वर्मा ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध, अतः हिंदी साहित्य के आकाश में ध्रुव तारे के समान सदैव चमकती रहेंगी। ध्रुव तारा जान तो सबसे चमकीला दिखाई देता अगर रात के देखो तो है। तो ये है आपके साहित्य में स्थान। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दे ले। लेखक परिचय कैसे लिखे जाते हैं, फिर सुन लो। लेखक परिचय में कितनी हेडिंग बनाई जाती है, 4। पहला नंबर रचना, 1 नंबर की ओर। फिर भाषा, ठीक है, 1 की या आधे नंबर की आएगी। शैली, 1 या आधे नंबर की। और साहित्य में स्थान, 4 हेडिंग में तैयार करने। तो रचनाएं कैसे याद करो, 2 रचनाएं याद करो, वहां में लॉजिक बना लो। 4 5 लेखक सिलेक्ट कर ले, कौन कौन से करने हैं, उनकी पहले 2 2 रचनाएं याद कर ले। कम से कम 10 रचनाएं तुमने याद कर ली, सबकी 2 2 उठाई। 10 रचना एक पेज पे लिख ली तो तुम्हारा 1 नंबर पक्को तो होगा। 5 लेखक सेलेक्ट करो। जैसे हमने कही महादेवी पे आपदा आने पर अबला से बन गई सबला, तो ये महादेवी की 2 रचना होगी, आपदा अबला और सबला। नीचे की याद करना, तो हमने कही देखो जो नीरज है जी यामा गाड़ी है, उन पे को बैठी है दीप शिखा। तो नीरज की यामा गाड़ी पे को बैठी है दीप शिखा, तो नीरजा यामा दीप शिखा। ये रचना याद होगी 5। भाषा, बहुत पढ़ी लिखी थी, आधुनिक युग की मीरा कही जाती थी, तो इनकी संस्कृत प्रधान, माने शुद्ध साहित्यिक भाषा है लेकिन उसमें संस्कृत प्रधान है। ठीक है, आ गया। इनकी भाषा की और क्या विशेषता है, इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है, संस्कृत व बंगला के कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। जोटिया सकत बंगला के कोमल शब्दों का प्रयोग कौन ने किया, महादेवी वर्मा ने। मुहावरे व कहावतों का सटीक प्रयोग किया है। तो ये गप है, कहूँ लगा सका, सब में लगा सका। ये 4 पॉइंट हो गए, पॉइंटों में याद करो। अब कई लोग कहा लिखेंगे कैसे, अरे यार हमने ऐसे लिखो है, तुम खड़े में ऐसे लिख दे, पहले जे हेडिंग बनाओ फिर जे बनाओ जे। हमने तो ग्राफ से बनाओ, उन्हें सर पॉइंट वाइज लिखेंगे, पैराग्राफ लिखें। अरे चाहे जैसे में लिखो, ठीक है। पॉइंट में लिखोगे तो इतने इन चारों को मिला के लिख दे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, पॉइंटों में ज्यादा सही राहत का है। एक तो तुम्हें याद करने में सरलता रहेगी, चेक करने वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, वैसे भाषा को पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, इसको भी पैराग्राफ बना के लिख सकते हो, इन दोनों को पैराग्राफ बना के लिख सकते हो, इन्हें पॉइंटों में लिखियो। ठीक है, आ जाओ। चित्रात्मक शैली, भावात्मक शैली, अलंकारिक और हम भावनात्मक का या भावात्मक एक ही बात हो। कैसे चित्रा के भाव अलंकारिक हो गए हैं। महादेवी वर्मा में ध्यान रखना शैली की ट्रिक क्या है, चित्रा के भाव अलंकारिक हो गए। हर लेखक की शैली बस कठिन होती है, शैली में क्यों अलग अलग होती हैं, तो हमें ट्रिक से याद करना है। ठीक है, अब आ जाओ साहित्य में स्थान, छायावाद के प्रमुख स्तंभ में आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, पद्य और गद्य में समान अधिकार रखती हैं। महादेवी वर्मा ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को क्या बनाया है, समृद्ध बनाया है, अतः हिंदी साहित्य के आकाश में ये ध्रुव तारे के समान हमेशा चमकती रहेंगी। ठीक, उतार ले।